आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। यहाँ बहुत बड़ी खबरें हैं और इमरान खान साहब ने जेल से बैठकर इस सिस्टम को एक मरतबा फिर शिकस्त देने का बंदोबस्त कर लिया है। लेकिन थोड़े दिन पहले इस सिस्टम को बहुत बुरी शिकस्त हुई है। इमरान खान साहब जेल से बैठकर बार 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 जीत रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने 8 फरवरी का इलेक्शन जीता। पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया गवाहियां दे रही है। बल्कि जितने भी मुबस्सरीन थे या जितने लोग भी इलेक्शन के ऊपर गैर मुल्की मुबस्सरीन भी मौजूद थे, तमाम रिपोर्टों के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पे डाका डाला गया है। ये पाकिस्तान में इमरान खान साहब के जो बदतरीन नाकदीन है ना, वो भी ये कहते हैं जनाब क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, क्योंकि हालात बहुत इमरान खान साहब के लिए अच्छे नहीं थे, साजगार नहीं थे, ये फैसला हो चुका था, तो इसलिए इमरान खान साहब को हराया गया, अदरवाइज वो इलेक्शन जीतते हैं। ये सभी कहते हैं। उसी जीत को बरकरार रखने के लिए कभी हुकूमत एक काम करती है, कभी दूसरा करती है, कभी तीसरा करती है, कभी चौथा करती है और लगातार वो मजबूर हुकूमत जो है वो अपनी मजबूरियों की वजह से कंप्रोमाइज करती चली जा रही है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने पहले एक शिकस्त दी, फिर उसके बाद दूसरी शिकस्त दी और फिर एक और शिकस्त दी जो बहुत बड़ी शिकस्त है, जो थोड़े दिन पहले हुई। हुकूमती इत्तेहाद ने आईनी तरमीम लाने का पूरा बंदोबस्त कर दिया। मजे की बात यह थी कि जो आईनी तरमीम लेकर आने वाले थे उनमें से किसी को यह पता नहीं था कि कौन सी आईनी तरमीम आ रही है। पीपल्स पार्टी को नहीं पता था कि तरमीम क्या हो रही है, PMLN को नहीं पता था कि तरमीम क्या हो रही है। वजीर कानून ने कहा कि मुझे मुसव्वदा अभी मिला है, जिन्होंने इसको बनाना था उन्हें भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम क्या हो रही है। जितने MNAs हैं उनको भी नहीं पता था कि आईनी तरमीम क्या हो रही है। जितने सेनेटर्स हैं उनको भी नहीं पता था आईनी तरमीम क्या हो रही है। लेकिन इसके बावजूद वो बेचारे सारे मजबूर होकर आईनी तरमीम करने पहुंचे हुए थे। इस वक्त फिर इमरान खान साहब ने शिकस्त दी। एक तो मौलाना फजल रहमान साहब को कंट्रोल किया, उनकी पार्टी के लोगों ने जाकर बताया कि मौलाना साहब आपकी इतनी सियासत है, ये किस चक्कर में आप पड़ गए, और इसमें आपको साहबजादा हामिद रजा साहब को और असद कैसर साहब को, इन दो लोगों को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। कुछ लोग जो है वो मौलाना साहब की अपनी पार्टी में भी हैं और उन्होंने भी बड़ा जोर लगाया। उन्होंने बताया मौलाना साहब को कि मौलाना साहब पहले ही सियासत फारग हो गई है, ये करेंगे तो और फारग हो जाएगी। तो फिलहाल तो मौलाना साहब ने अपने आप को होल्ड कर दिया। एक तो मौलाना साहब को कामयाबी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीछे रखा इस कानून साजी से। दूसरा, उन्होंने अपने जितने भी बंदे ऐसे थे जो टूट सकते थे, इधर उधर हो सकते थे, उनको मैनेज करना शुरू किया। 3 बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैनेज किए और 2 बंदों के घर वाले मैनेज किए थे। हालांकि बंदे कुछ गायब भी हो गए थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मैनेजमेंट थी उसमें, और जो एक तफसीली ऑर्डर एक आया था, आपको पता वजाहती ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जब वापस आए थे, 8 जजेस ने लिख के वजाहती ऑर्डर भी एक दिया था और उस मामले के बाद एकदम गेम उलट गई। जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 जीत गया और ये सारे बाहर बैठे हुए जितने आजाद लोग हैं, ये अपनी पूरी ताकत के बावजूद, अपने पूरे जबर के बावजूद, लोगों के घर की खवातीन उठाने के बावजूद, बंदे MNA अगवा करने के बावजूद ये हार गए। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने एक सबसे मुश्किल खेल खेला और जेल से बैठकर जीते। अब जो है उसका फाइनल राउंड चल रहा है। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया, 2-3 दिन पहले, कि अब ये फाइनल राउंड है, इसमें आर या पार है। अगर तो काजी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन देने में ये हुकूमत कामयाब हो जाती है तो हुकूमत के लिए बुरा वक्त टल जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक सर्टेन टाइम पीरियड फिर बुरा आ जाएगा। लेकिन अगर हुकूमत काजी फायद ईसा साहब को बचाने में नाकाम हो जाती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मुश्किलात हुकूमत के सामने खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखने वाला हूं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर मामला कैसे फंस गया और होने क्या जा रहा है। याद रखिएगा नाजरीन, मंडे का दिन, सोमवार यानी पीर का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तारीख में। पीर के दिन जो है वो 30 तारीख है और 30 तारीख को जो है काजी साहब ने वो केस लगाया हुआ है जिसमें उन्होंने अपने साथ जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बिठाया हुआ है बेंच में। अच्छा, ये जो बेंच बना है ये नई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने बनाया है। जरा थोड़ा सा मैं चाहूंगा जो नए सुनने वाले हैं या जिन लोगों को इसका आइडिया नहीं था, जरा थोड़ा सा गौर से सुने, आपको एक बड़ी बारीक चीज मैं समझा रहा हूं। ये जो एक लफ्ज होता है मास्टर ऑफ रोस्टर, ये एक्चुअली चीफ जस्टिस की उस ताकत को कहते हैं जिस ताकत के तहत चीफ जस्टिस केसेस असाइन करता है जजों को। यानी आप, ये जज ये केस सुनेगा, ये जज ये केस सुनेगा, ये जज ये केस सुनेगा। ये जो ताकत होती है चीफ जस्टिस की, इसको मास्टर ऑफ रोस्टर कहते हैं। या ये बेंच मैं ये बनाऊंगा, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, इतने जजों का ये बेंच बना दिया, ये जजेस यहां बैठेंगे और ये जजेस ये वाले केसेस सुनेंगे। ये मास्टर ऑफ रोस्टर है। इसके ऊपर तनकीद करते थे काजी साहब भी और सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी। जब काजी साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं थे
तो अप्रैल 2023 में जब कादी साहब चीफ जस्टिस नहीं थे, जब उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस थे, तो उस वक्त एक एक्ट लेकर आई उस वक्त की सरकार। कौन सी सरकार? पीडीएम की सरकार। पीडीएम की सरकार एक एक्ट लेकर आई जिसका नाम दिया गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट। बिल लेकर आई, उसके ऊपर उन्होंने एक्ट बनाया और फिर कुछ पावर्स जो थी चीफ जस्टिस से लेकर डिवाइड कर दी और पूरे पाकिस्तान में बहुत वाहवाकारी हुई। वकला बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा ठीक है जी, चीफ जस्टिस से ताकत लेकर आपने तकसीम कर दी, अब इंसाफ हुआ करेगा। जो 3 सीनियर जजेस हैं उनकी कमेटी बैठेगी, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी, वो बैठेगी, वो बेंचेस बनाएगी और वही फैसला करेगी कि कौन से जजेस कौन सा केस सुनेंगे। तो ये बहुत अच्छा हो गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कादी फायद ईसा साहब ने जो कुछ किया इस अदलिया के अंदर, उनके ऊपर से लोगों का एतमाद खत्म होता गया। जो आने वाले 2 चीफ जस्टिस हैं, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जैसा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, इनके साथ कादी फायद ईसा साहब के मामला बिगड़ना शुरू हो गए और ऐसा लगता था कि अदालत के अंदर भी माहौल ऐसा ही है कि कादी साहब काबिलियत की अगर बात करें तो जितने भी जर्नलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये दोनों जज साहिबान इस अदालत के अंदर काबिल तरीन जज साहिबान हैं। इनके पास नॉलेज का भंडार है और ये ज़ेहनी सलाहियतों से माला माल है। ये बड़े कमाल जजेस हैं। इनके बारे में ये दावा है जो रिपोर्टर्स करते हैं, जर्नलिस्ट करते हैं। अब कादी फायद ईसा साहब ने मास्टर ऑफ द रोस्टर की ताकत दोबारा लेने की कोशिश की, यानी ताकत मुझे मिल जाए दोबारा, तो हुकूमत ने चंद घंटों के अंदर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ही चेंज कर दिया कि जनाब कादी साहब एक इनमें से आप जज रख लें, एक अपनी मर्जी से नीचे से आप ले आए। तो इस तरह यहां पे 3 जज हो जाएंगे। 3 में से 2 कादी साहब आपके होंगे, तो आप जो मर्जी कमेटी बना दें, जो मर्जी बेंच बना दें, जो मर्जी फैसला कर दें, जिस मर्जी जज के पास जो सा मर्जी केस लगा दें। यह तरमीम की गई है ऑर्डिनेंस के अंदर, और ऑर्डिनेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो। कोई इमरजेंसी नहीं थी, तो कादी साहब को यह करके दिया गया और चंद घंटों के अंदर कादी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकाल के जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को लगा दिया। अब इसके ऊपर जो है वो सीनियर जजेस को एतराज हो गया है। अब मंडे वाला दिन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, यह बात मैं आपको बताने जा रहा था। मंडे को जनाब, क्योंकि अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जो होती है, इस वक्त जो कमेटी बनी हुई है उस पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को क्योंकि निकाल दिया गया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उसमें से खुद बाहर हो गए। तो अब कादी साहब और कादी साहब के एक पसंदीदा जज, ये 2 लोग उसके अंदर मौजूद हैं। तो ये 2 लोग अब फैसला करेंगे कि अगले हफ्ते के लिए, मंडे और ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी अगले पूरे हफ्ते के लिए कौन से जजेस कौन से केसेस सुनेंगे, कौन कौन से बेंचेस बनेंगे और कौन सा जज कौन सा केस कहां पे लगेगा। ये सारा इन्होंने अब करना है मिलकर। अब ये कादी साहब जो फैसला करेंगे होना तो वही है। अब इस मामले में अभी तक इन्होंने 2 बेंच बनाए हैं जो मेरी इत्तला के मुताबिक। एक तो इन्होंने बनाया जो 30th को केस सुनेगा, वो भी मंडे को लगेगा, और एक और है, 1-2 लगाए। बाकी जो रूटीन के बहुत सारे केसेस होते हैं, क्योंकि एक एक बेंच के सामने 10-10 केसेस लगने होते हैं, एक एक जज को 10-10 केसेस रोजाना के सुनने होते हैं, या बाद को ज्यादा भी बाद को कम भी। तो जब इतनी ज्यादा तादाद में जजेस केसेस सुनते हैं तो वो लाजमी बात है कि जब ये कमेटी बनाएगी, रोस्टर जब बनाएगी केसेस का सारा तफसीलात और बेंचेस, तो यही 2 लोग मिलकर बनाएंगे। अब कादी साहब के पास अक्सरियत नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगर मंडे को जजेस रिएक्ट कर गए, यानी जजेस ने इस कमेटी के फैसलों के मुताबिक बेंचेस में बैठने से इनकार कर दिया, मैं अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, और इसके इम्कानात का लोग इजहार भी कर रहे हैं कि मुमकिन है कि यह हो जाए, तो इसलिए मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो यह देखना पड़ेगा कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब क्या तरीकेकार इस्तेमाल करते हैं। यानी 2 चीजें हो सकती है ना, या तो वो बैठ के कमेटी में आकर बेंच में वो ये कह दें कि मैं इस बेंच में बैठता ही नहीं, क्योंकि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी जिसने ये बेंच बनाया है उस पर हमारे तहफ्फुज़ात हैं, तो मैं इसमें बैठता ही नहीं। या हो सकता है वो बैठे और इसको डिले में ले जाएं, यानी इस केस को इतना लंबा ले जाएं कि जब तक कादी साहब का टन्योर खत्म हो जाए और ये केस वहां तक चला जाए, ये भी मुमकिन है। यानी डिफरेंट स्ट्रेटजीज हो सकती है। बहुत मुमकिन है कि जजेस ये फैसला करें कि हम इस कमेटी के बनाए हुए बेंचों का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे कि ये कमेटी गलत तरीके से बनी है, पहले तय किया जाए कि ये कमेटी ठीक है या गलत है, जिसका मुतालबा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने भी किया है, और इसी का मुतालबा जो है बाकी पाकिस्तान भर से लोग कर रहे हैं, वकला कर रहे हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें कर रही हैं, सिविल सोसाइटी कर रही है, आम आदमी कर रहा है कि जनाब आपने ये काम किया तो पहले आप इसको तय कर लें। तो तय कैसे होगा? वो फुल कोर्ट की मीटिंग में होगा। और मुतीउल्लाह जान साहब से मैंने सुना, मैंने सदीक जान साहब से बात की, 1-2 और जर्नलिस्ट हैं उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने साफ एक बात कही। उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि कादी साहब के पास अगर पहले थोड़ी बहुत उनके पास एक स्ट्रेंथ थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो अब उनके पास वो भी नहीं है।
यानी कादी साहब तकरीबन तनहा रह गए हैं। अगर वो फुल कोर्ट की मीटिंग बुलाते हैं तो जजेस की अक्सरियत कादी साहब की कमेटी के खिलाफ खड़ी हो जाएगी और जजेस की अक्सरियत यही कहेगी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी को उसकी असली हालत में बहाल कर दिया जाए और ये जो ऑर्डिनेंस है इसको कलअदम करार दे दिया जाए, क्योंकि ये बगैर किसी इमरजेंसी के हुआ है और ये सारा खेल यानी लगता है कि तयशुदा खेल था, एक फिक्स मैच लगता है। लिहाजा अब ये मंडे का दिन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, हफ्ते वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज है, जुमे वाले दिन से पाकिस्तान में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आज के दिन से हफ्ते को रावलपिंडी के अंदर एहतजाज है, संडे को भी एक्टिविटीज है। मंडे वाला दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि मंडे वाले दिन पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से किस किस्म की वाइब्स आती हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब की जो टीम है उन्होंने जाकर मुलाकात की मौलाना फजल रहमान साहब से। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इस पर जरा गौर कीजिएगा कि इमरान खान साहब ने इस बीच में किया क्या। ये जो बीच वाला टाइम था ना, जिसमें ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी हो रही थी, जिसके अंदर बेंच के मामला तय हो रहे थे कि फलां बेंच बन जाएगा तो ये हो जाएगा, वो सबकी तवज्जो उस तरफ थी। लेकिन इमरान खान साहब और उनके खिलाड़ी गेम डाल गए। उन्होंने क्या गेम डाली है आपको 2 दिन में सब पता चल जाएगा। ये जो नंबर गेम कर रहे थे ना, ये हाथ में रजिस्टर्ड पकड़े रह जाएंगे और बंदे इनके काबू नहीं आएंगे। मैं आपको थोड़ी दिनों से बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ चीजें करने की बहुत जरूरत है और उन्होंने अपना तकरीबन 80% होमवर्क कर लिया है। मैं आपको फिर बता रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तकरीबन अपना 80% होमवर्क कर लिया है और थोड़ा सा काम जो उनका बाकी है वो भी अगले 24 से 36 घंटों में हो जाएगा। उसके बाद फिर आईनी तरमीम ख्वाब ही रह जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब से जो मुलाकात की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें सलमान अकरम राजा साहब गए थे और इसमें अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब गए थे। और ये अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब का नाम आपने याद रखना है इसलिए कि ये एक अनसंग हीरो की तरह है इस आईनी तरमीम के खिलाफ। यानी ये जो आइन के ऊपर हमला होने जा रहा था, इसको रोकने के अंदर जिन लोगों ने बहुत बड़ा काम किया, मैं फ्यूचर में आपको कुछ नाम बताऊंगा, अभी अगर मैं आपको बताऊंगा तो वो एक्सपोज हो जाएंगे। लेकिन उनमें एक नाम अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब का भी है, जिन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब के एंड के ऊपर बहुत काम किया अपनी जमात की जानिब से। और अखूनज़ादा यूसुफ ज़ई साहब जो हैं वो भी मुलाकात में मौजूद थे और इसमें जो है सलमान अकरम राजा साहब थे और हामिद रज़ा काज़मी साहब थे। तो इन दोनों को ने मुलाकात की है और मेरी इत्तला के मुताबिक मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि जी इन्होंने जाके बताया कि एक्चुअली मौलाना साहब जो आईनी तरमीम की हमें समझ आई है ना, वो एक्चुअली हमें विक्टिमाइज करना चाह रहे हैं, इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में भेजना चाह रहे हैं और इसके असरात बड़े दूर रस होंगे। ये कल को सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भुगतना पड़ेगा। कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे करने की कोशिश की जा रही थी, वो सारे नुकात इन्होंने कानूनी सामने रखे मौलाना साहब के। तो मौलाना साहब ने जो एक वाज़ेह बात कही और उन्होंने, मेरी मौलाना साहब की ये खूबी तो है, वो एक जुमले के अंदर उन्होंने सारी बात जो है वो सामने रख दी। मौलाना साहब ने कहा जी मैं अपना कंधा फराहम नहीं करूंगा, यानी हुकूमत को इस गलत काम के लिए मैं अपना कंधा फराहम नहीं करूंगा। और फिर उसके बाद एक और फैसला हुआ, वो ये हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब की पार्टी मिलकर जो है वो एक मुसवदा तैयार कर ले। अब ये मुसवदा तैयार करने में कितना टाइम लगेगा? जब JUI के लोगों से रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा जी कि कामरान मुर्तज़ा साहब से, एक जर्नलिस्ट ने, उन्होंने रब्ता किया, मेरी उनसे बात हुई ज़ुबैर अली खान साहब से, तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर तो फिर 1-1.5 माह भी लग सकता है। यानी ये जो कादी साहब की रिटायरमेंट है इसके बाद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और फजल रहमान साहब जो है मुसवदा तैयार कर रहे होंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों जमातें चाहेंगी कि ये जो इस वक्त असेंबली मौजूद है जाली फार्म 47 वाली, इसके जरिए से कोई आईनी तरमीम लाई जाए। हाँ ठीक है, आईनी तरमीम के ऊपर काम कर लें, लेकिन जब मैंडेट वाली हुकूमत आ जाए तो फिर मिलकर आईनी तरमीम भी लाई जा सकती है, जो चीजें जरूरी हैं उनके हवाले से। अच्छा, कादी फायदी साहब को ये जो है वो बुरा लगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने खत लिखा और वो खत लोगों तक पहुंच गया। तो 4 खतूत लिखे थे कादी फायदी साहब ने जस्टिस बंदयाल साहब के दौर में और वो लोगों तक पहुंच जाते थे। और कादी फायदी साहब ने बेंच के हवाले से भी ये खबर आई कि उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। मैं उन दिनों में अगवा था नाज़रीन, मुझे ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं है, याद नहीं है। यानी मैं तो खबर ही नहीं आती थी ना, मेरे पास ना टीवी था, ना अखबार था, ना कोई और, मुझे तो ये भी नहीं पता था दिन है रात है, कुछ समझ नहीं आती थी, बाहर क्या चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है। तो उस वक्त की जब कोई खबर आती है तो मुझे ज़रा थोड़ी सी तहकीक करनी पड़ती है, चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो मैं कुछ खबरें पुरानी पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि कादी साहब ने ये सारी चीज़ें की हुई हैं जो आज उन्हें बुरी लग रही हैं। लेकिन 30 सितंबर जो है वो कादी साहब के लिए और पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और फुल कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं। और अगर फुल कोर्ट में जाते हैं तो वहां पे कादी साहब के पास अक्सरियत मौजूद नहीं होगी। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नया सेक्रेटरी इत्तलात जो है वो नॉमिनेट कर दिया है शेख वकास अकरम साहब को।
ये एक बड़ा ठीक डिसीजन है। शेख साहब ने जब वो बने तो उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, और ट्वीट के अंदर एक जख्मी मुक्का है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो बैंड लिपटा हुआ है, उनका झंडा लिपटा हुआ है, और जख्मी मुक्का है जिसको उन्होंने ऊपर उठाया। तो ये एक उनकी तरफ से खामोश पैगाम है कि जनाब बहुत मार खाई हुई है लेकिन इसके बावजूद खड़े हैं, बहुत तकलीफ बर्दाश्त की हुई है, जख्मी है लेकिन इसके बावजूद हारे नहीं हैं, अभी भी खड़े और मैदान में खड़े हैं। तो ये जो है वो शेख वकास अकरम साहब हैं। ये टॉक शोज के अंदर आपने अक्सर सुना होगा, बहुत दबंग आदमी है, दलेर आदमी है, खुलकर बात करते हैं, बयानिया बनाना जानते हैं, बयानिया को फैलाना जानते हैं, अवामी ज़बान में बात करना जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ये है। रऊफ हसन साहब जो है वो किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े ज़बरदस्त सियासतदान हैं, थिंक टैंक किस्म की उनकी पर्सनैलिटी है, तो उनको उधर ही थिंक टैंक के अंदर लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उन्होंने बड़ी तकालीफ बर्दाश्त की हैं। लेकिन उनका जो बोलने का अंदाज़ा वो बहुत पढ़ा लिखा और आम आदमी वाला थोड़ा सा टच नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत आम आदमी वाला टच है, बड़े झटके से आदमी है, और जिसे कहते हैं ना जना, वो शेख वकास अकरम। तो शेख वकास अकरम साहब को इमरान खान साहब की हदायत पे फौरी तौर पे सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगाया गया है। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर होगी। हामिद रजा काजमी साहब, ये भी आपने नाम याद रखना है, शाहिद खटक को आपने याद रखना है, सुहेल अफरीदी को, ये बहुत सारे लोग हैं, इन्होंने बहुत सारे काम किए। आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा। अली अमीन गंडापुर के एक भाई हैं फैसल गंडापुर साहब, उन्होंने इस बीच में क्या कुछ किया है, ये सारी चीज़ें आपको आने वाले वक्त में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। एक वक्त आएगा ये चीज़ें जब खुल के सामने आएंगी कि ये जितना भी खेल हो रहा था, तो एक तरफ रियासती ताकत थी, जबर था, फस्तायत थी, और दूसरी तरफ लोग सिर्फ दिमाग से काम करने वाले थे और लोगों को सिर्फ हुब्बुल वतनी का एक वो देते थे। वो किस तरीके से वो कर रहे थे, ये सारी चीज़ें बहुत अजीब है। भारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपनी कमजोरियां थी उनको दूर करने का सिलसिला आज से 4 दिन पहले शुरू किया था, और बड़े संजीदा होकर उन्होंने शुरू किया था, और उन्होंने अपनी कमजोरियों में से तकरीबन मैंने आपको बताया कि 70-80% उन्होंने अपनी कमजोरियां दूर कर ली हैं, और अगले 24 से 36 घंटे में वो बाकी कमजोरियां ना सिर्फ दूर कर लेंगे बल्कि हुकूमत की कमजोर जगहों के ऊपर भी वो अटैक कर देंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन एक और खबर आई है, ये दो खबरें जुड़ी हुई एक दूसरे के साथ में, दोनों आपको बता देता हूं। एक तो IMF ने जो शराइत रखी हैं वो इंतहाई खौफनाक है, हुकूमत को चाहिए कि सारी शराइत बताए, लेकिन जो शराइत अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर अब IMF का ही कानून चलेगा, IMF का ही निजाम चलेगा, और IMF ही पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। हर चीज आपको IMF के साथ शेयर करनी पड़ेगी, आप कुछ भी खुद इंडिपेंडेंटली नहीं कर पाएंगे। उन्होंने हुकूमत से तमाम पावर्स मांग ली, हुकूमत ने उनको तमाम पावर्स ऐसा लगता है कि दे दिए। इनकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा, इन्होंने एक कर्जा लिया यूरोप से, यूरोपीय बैंक से, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से 11% के ऊपर कर्जा लिया। ये वो बैंक है जो आपको 1.5%, 2% पे, 3% पे कर्जा दे देते हैं। इमरान खान साहब ने जब कर्जा लिया था ना 3% के करीब, तो इन्होंने छलांगे मार मार के जो है वो आसमान सर पे उठा लिया था, इतना महंगा कर्जा ले लिया, इतना महंगा कर्जा ले लिया। इन्होंने 11% पे कर्जा लिया और $600 मिलियन का कर्जा लिया है। IMF ने साफ कह दिया कि जनाब हमारा इसमें कोई किरदार नहीं, हमने नहीं इनको कहा कि इतना महंगा कर्जा आप लें, हमने नहीं कहा इनको, इन्होंने अपनी मर्जी से लिया जाके वो कर्जा। अब पाकिस्तान ने वहां से जो कर्जा लिया है उसके बाद आप देखें कि IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब दे दिए। मैं आपको कह रहा था ना कि ये जो लोग चाहे IMF में काम करते हैं, चाहे प्राइवेट बैंकों में काम करते हैं, चाहे यूरोपीय बैंकों में काम करते हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदर जो है वो उनको उठाकर किसी ओहदे पर बिठा दिया जाता है, ये सारे आपस में मिले हुए हैं। मज्जा दियां भैणा होंदियां ने, पंजाबी की एक मिसाल है। इसके अंदर किसने कितना कमीशन खाया किसी और वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन इसके ऊपर तहकीकात होनी चाहिए, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए लोगों ने तारीख का महंगा तरीन कर्जा क्यों लिया, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, किसने कितना कमीशन खाया, ये पता करना चाहिए इंक्वायरी करने के बाद। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।